हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम भाग 10 तक की बातों को बाखूबी क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है भाग 11 अर्थात मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश। इसकी नींव कैसे पड़ी, ये कहाँ से आया, इसकी जानकारी हम ब्रीफ में लेने वाले हैं। मगर जानकारी लेने से पहले एक बार पुनः निवेदन कि वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। अगर एक व्यक्ति दो लोगों तक भी पहुंचाएगा तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के लाइक और डिसलाइक काफी मात्रा में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो मुलाकात है इसकी शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश। अब ये वंश क्या, पहले ये समझिए। वंश मतलब ये होता है कि जब कभी भी केंद्र में शक्ति कमजोर पड़ती है तो आसपास के जो राजा होते हैं, आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, वहां के राजा क्या करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र में शक्ति क्या है, कमजोर पड़ गई है। जैसे आज की बात की जाए तो आज हमारे देश में केंद्र में बैठे मोदी जी, अगर मोदी जी देश को चलाने में असमर्थ हो गए तो कहीं न कहीं जो आसपास के क्षेत्र हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे कि देश का जो मुखिया है वही इस देश को चलाने में असमर्थ है, तो हम अपने आप को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। तो मध्य प्रदेश की हो सकता है शिवराज जी अपना अलग वंश चलाने लगे, योगी जी अपना अलग चलाने लगे, है ना, ऐसा हो सकता है। तो सेम हुआ था प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में जब गुप्तों की शक्ति कमजोर पड़ी तो गुप्तों की शक्ति कमजोर पड़ने के बाद जो आसपास के क्षेत्र थे वो क्या किए, अपने आप को स्वतंत्र करने लगे कि जो गुप्त हैं उस प्यारे भारत देश को चलाने में असमर्थ है। तो आसपास के देश क्या करने लगे, आसपास के क्षेत्र क्या करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र करके अपना राजपाट चलाने लगे। उन्हीं में से एक था क्या, राष्ट्रकूट। इसको हम समझते हैं। ठीक है, ये भारत, अगर राष्ट्रकूट की बात की जाए तो राष्ट्रकूट रहा करते थे इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये है राष्ट्रकूट। यहाँ पे थे वातापी के चालुक, ठीक, यहाँ थे आपके प्रतिहार और यहाँ था आपका पाल वंश और ये आपका कन्नौज। इसको आपको समझना पड़ेगा मैप से। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट है, ये क्या है, वातापी के चालुक, ये प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार कहते हैं इसको, उज्जैन का प्रतिहार वंश, ये कन्नौज और ये है बंगाल का पाल वंश। ठीक है, तो इनकी जानकारी हम लेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश। तो अगर राष्ट्रकूट वंश की बात की जाए तो राष्ट्रकूट वंश जो था वो था वातापी के चालुक का सामंत। अब सामंत क्या है, सामंत मतलब पहले राष्ट्रकूट क्या थे कि वातापी के चालुक के अधीन काम किया करते थे और जब वातापी के चालुक की सत्ता कमजोर पड़ी तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, तो पहला सवाल तो यही बोला जाएगा कि राष्ट्रकूट किसके सामंत, तो आप बताना कि राष्ट्रकूट वातापी के चालुक के या थे, सामंत थे। अब जब सामंत से इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया तो इनकी दो शाखाएं निकल के आई। दो शाखाएं, पहली शाखा थी इनकी बैतूल में। कहाँ थी मेरे दोस्त, बैतूल में। ठीक है, और जो बैतूल में इनकी शाखा थी, यहाँ पे क्या था कि दो अभिलेख है बैतूल के, एक है तिवार अभिलेख बैतूल में ही और एक है मुलतई। यहाँ से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि बैतूल में क्या है, राष्ट्रकूट वंश की एक नींव पड़ी थी। हालांकि इस वंश जो दूसरे पहली वंश है इसका कोई मेन इंपॉर्टेंस नहीं है मध्य प्रदेश के इतिहास में, मगर जानना जरूरी है कि राष्ट्रकूट वंश की कितनी नींव पड़ी थी मध्य प्रदेश में। तो पहली नींव जो थी वो थी बैतूल में और इसके जो अभिलेख मिले हैं बैतूल के ही तिवार से और मुलतई से, यहाँ से इनके अभिलेख मिले और यहीं से ये शाखा हो जाती है क्लोज, खत्म। इसके बाद इस वंश की जो पहली नींव थी इसका कोई भी इतिहास देखने को नहीं मिलता है। जो दूसरी नींव थी वो थी मान्यखेत में। कहा, मान्यखेत। ठीक है, मान्यखेत। और मान्यखेत में जो नींव थी इसके जो संस्थापक थे वो थे दंतीदुर्ग। कौन थे मेरे दोस्त, दंतीदुर्ग। पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है, तो आप बताना दंतीदुर्ग थे। ठीक है, अब दंतीदुर्ग ने क्या किया कि जैसे ही सत्ता में आए, ये बड़े प्रतापी शासक थे, बड़े तेज तर्रार, है ना। इन्होंने देखा कि जो हमारे पड़ोसी हैं वातापी के चालुक, वो हमको क्या कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनको हराना जरूरी है। तो दंतीदुर्ग ने क्या किया कि जो वातापी के चालुक हैं, उस समय राजा थे कीर्ति वर्मन। क्या नाम था मेरे दोस्त, कीर्ति वर्मन द्वितीय। तो
दंती दुर्ग ने सबसे पहले कीर्तिवर्मन द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया और कीर्तिवर्मन द्वितीय को ये मार मारी कि कीर्तिवर्मन दो सरेंडर हो गए। सरेंडर तो हो गए मगर उन्होंने हार नहीं मानी। फाइनली क्या हुआ कि दंती दुर्ग ने इनको हरा दिया और कुछ दिन तक शांत करा के बैठा दिया। दूसरी चीज, दंती दुर्ग ने सोचा कि कीर्तिवर्मन दो को तो मैंने हरा दिया है, अब एक काम करते हैं, जो प्रतिहार है प्रतिहारों को भी हम एक आक्रमण करते हैं प्रतिहारों के ऊपर और प्रतिहारों को भी हराते हैं। तो दंती दुर्ग ने क्या किया कि प्रतिहारों के ऊपर भी आक्रमण किया, प्रतिहार है ना। और उस समय प्रतिहार शासक थे नागभट्ट। क्या नाम था मेरे दोस्त? नागभट्ट। नागभट्ट के ऊपर भी आक्रमण किया और नागभट्ट को भी हरा दिया इन्होंने। ठीक है, इस तरह दंती दुर्ग ने क्या किया कि अपने राजपाट को चलाने में कहीं न कहीं युद्धों की सहायता ली और इससे वो आगे बढ़े। और यदि दंती दुर्ग की बात करें तो दंती दुर्ग ने मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा में, पूर्वी मालवा जैसे मध्य प्रदेश है ना, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा में इन्होंने क्या किया, अपना शासन पाठ चलाया। ठीक है, इस वाले एरिया में। उसके बाद ज्यादा जानकारी दंती दुर्ग के बारे में नहीं मिलती है और दंती दुर्ग का इतिहास यहीं से हो जाता है समाप्त। दंती दुर्ग के बाद जो इसी कालखंड में जो अंग्रेज शासक हुए उनका नाम था कृष्ण द्वितीय। क्या नाम था मेरे दोस्त? कृष्ण द्वितीय। ठीक है, अगर कृष्ण द्वितीय की बात करें तो कृष्ण द्वितीय दंती दुर्ग के चाचा थे। कौन थे? चाचा। ठीक है, अब कृष्ण द्वितीय जैसे ही आए तो उन्होंने ये देखा कि हमारे जो पूर्वज थे इन्होंने कीर्तिवर्मन दो को तो हराया है मगर इस तरह मार नहीं मारी है कि कीर्तिवर्मन दो भागी जाए अच्छे से। इन्होंने पहला स्टेप तो ये लिया कि वातापी के जो चालुक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन दो को ये मार मारी कि कीर्तिवर्मन दो ने दोबारा ये नहीं सोचा कि मतलब मेरे को राजपाट चलाना चाहिए, है ना, बहुत गंदे तरीके से मार मारी। तो ये आप कह सकते हैं कि वातापी के चालुक्यों का पूरी तरह से अंत, पूरी तरह से विनाश किस शासक ने किया? तो आप बताना उनको कृष्ण द्वितीय ने किया। ठीक है, और कृष्ण द्वितीय ने अपने इतिहास में क्या किया? तो कृष्ण द्वितीय ने एलोरा का कैलाश मंदिर है ना, तो वो बनवाया इन्होंने। एलोरा का कैलाश मंदिर पेपर में पूछा जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया? तो आप उनको बताना क्या? कृष्ण द्वितीय ने बनवाया। ठीक है, कृष्ण द्वितीय के बाद जो अगले शासक हुए वो थे गोविंद द्वितीय। कौन थे मेरे दोस्त? गोविंद द्वितीय। ठीक है, तो अगर गोविंद द्वितीय की बात करें तो गोविंद द्वितीय ने तो काम बहुत सारे किए मगर मध्य प्रदेश में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको मैं आपको जानकारी दूं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इनका कोई इतिहास नहीं मिलता है। ठीक है, अब यदि गोविंद द्वितीय के बाद अगले शासक की बात की जाए तो गोविंद द्वितीय के बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम था ध्रुव। बड़े इंपॉर्टेंट शासक हैं, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो जब ध्रुव द्वितीय आए, ध्रुव आए यहाँ पे राष्ट्रकूट में, कौन आ गए? ध्रुव। ठीक है, ठीक है, तो ध्रुव आए तो ध्रुव ने देखा कि हमारा जो शासन पाठ है वो तो सही चल रहा है मगर सबका ध्यान हमेशा रहा करता था कन्नौज पर। कन्नौज बड़ा फर्टाइल था, वहां की खेती बड़ी अच्छी थी क्योंकि कन्नौज क्या था, 3 और नदी से घिरा हुआ था। तो कन्नौज का ध्यान सब शासकों का रहता था कन्नौज पर कि हमको कन्नौज कहीं ना कहीं क्या करना है, जीतना है। तो जैसे ध्रुव आए तो इस समय प्रतिहार शासक चेंज हो गए। प्रतिहार शासक थे इस समय वत्सराज। क्या नाम था मेरे दोस्त? वत्सराज। और पाल शासक थे इस समय धर्मपाल। नाम याद हो जाएगा इजीली, धर्मपाल और वत्सराज। तो ध्रुव क्या है इस समय? सबसे पावरफुल है ध्रुव। तो ध्रुव ने काम किया, उन्होंने देखा कि कन्नौज क्या है, वत्सराज से और धर्मपाल से पास पड़ता है, तो क्यों ना वत्सराज को पहले हराया जाए फिर धर्मपाल को हराया जाए। तो ध्रुव ने जैसे ही सत्ता में आए, ध्रुव ने पहले काम किया, वत्सराज को हरा दिया और ध्रुव ने फिर धर्मपाल को हरा दिया। तो पूछा जाएगा कि कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने शुरू किया था? तो आप बताना कि ध्रुव ने शुरू किया था। ध्रुव ने पहले किसको हराया? वत्सराज को हराया, फिर किसको हराया? धर्मपाल को हराया और फाइनली क्या किया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब देखो, कन्नौज पर तो ये अधिकार कर लेते हैं, जमा लेते हैं, मगर ये रह रहे हैं दक्षिण में और कन्नौज कहाँ है? मध्य में। तो कन्नौज ये हर बार जीत लिया करते थे, ऐसा नहीं है कि वो जीतते नहीं थे, कन्नौज को हर बार जीत लिया करते थे। मगर होता इनके साथ ये था कि जैसे ये जीते और जीतने के बाद ये वापस आए तो फिर प्रतिहार शासक इस पर आक्रमण कर दे, पाल शासक इस पर फिर आक्रमण कर दे। तो कहीं ना कहीं
ये राष्ट्रकूटों से दूर ही रहा, ठीक है। और ध्रुव का यहीं से काम हो गया समाप्त। ध्रुव के बाद जो अगले शासक हुए इसी कालखंड में, उनका नाम था गोविंद तृतीय। क्या नाम था मेरे दोस्त? गोविंद तृतीय, ठीक है। अगर गोविंद तृतीय की बात करें, है ना, तो गोविंद तृतीय के समय भी कन्नौज को लेकर एक बार संघर्ष हुआ। इस समय जो प्रतिहार शासक थे वो थे नागभट्ट। क्या नाम था मेरे दोस्त? नागभट्ट। अब क्या हुआ कि गोविंद तृतीय ने देखा कि कन्नौज फिर से हमारे सत्ता से क्या हो रहा है, छिन रहा है। तो उन्होंने एक बात देखी कि जो नागभट्ट है, नागभट्ट ने क्या कर दिया है, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया है। और नागभट्ट ने जैसे ही कन्नौज पर आक्रमण किया तो कन्नौज को कहीं ना कहीं क्या किया, अपने अंडर में ले लिया। और ये बात ना गुजरी किसको? धर्मपाल को। कि धर्मपाल ने सोचा कि मैं तो आक्रमण कर ही नहीं पाया कन्नौज पर, मैं तो शासन पाठ कन्नौज पर चला नहीं पाया। एक काम करते हैं, अगर मैं गोविंद तृतीय को भड़का दूंगा, राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय को भड़का दूंगा, तो कहीं न कहीं नागभट्ट भी इस जगह पे आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही नागभट्ट ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो धर्मपाल गए किसके पास? गोविंद तृतीय के पास, और कहा कि साहब जानते हो, नागभट्ट ने कन्नौज पर आक्रमण कर लिया और नागभट्ट अब तुमको मारने वाला है। तो बोलते हैं क्या क्या बहस कर रहे हो? बोले हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, नागभट्ट क्या है, कन्नौज पर आक्रमण कर लिया है और उसका अगला कदम यह है कि मैं गोविंद तृतीय को मारूंगा। तो यहाँ से गोविंद तृतीय बिल्कुल गुस्सा है ना, भयानक गुस्सा, और गुस्से में चुपचाप वो निकला और उसने पहले नागभट्ट को हराया, पुनः एक बार नागभट्ट को हराया और फिर एक बार धर्मपाल को हराया। और धर्मपाल को हराने के बाद वो कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद उसने कन्नौज को पूरी तरह से जीत लिया। और कन्नौज को जीतने के बाद उसने अपने एक सेनापति को कन्नौज पर रख दिया, ठीक है। और फिर से वो वापस चला आया, कहाँ पे? अपने एरिया पे, दक्षिण वाले एरिया पे, ठीक। तो ये हुई बात गोविंद तृतीय की। और गोविंद तृतीय ने क्या किया? गोविंद तृतीय ने और कोई ऐसे खास विशेष काम किए नहीं। गोविंद तृतीय के बाद जो इसी कालखंड में जो अगले शासक हुए उनका नाम था अमोध वर्ष। क्या नाम था मेरे दोस्त? अमोध वर्ष, अमोध वर्ष, ठीक है। अब अमोध वर्ष जैसे ही सत्ता में आए तो ये बड़े मतलब ज्ञानी व्यक्ति थे। इनका ये मानना था कि जो राज्य क्षेत्र है इसका विस्तार लड़ाई से ना करके अपने दिमाग से किया जाए, है ना। तो सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे अमोध वर्ष। अमोध वर्ष का जन्म अगर बात की जाए तो जन्म इनका जब इनके पापा जी सैन्य अभियान कर रहे थे कन्नौज को लेकर, तब इनका जन्म हुआ अमोध वर्ष का, ठीक है। और जो अमोध वर्ष थे, अमोध वर्ष जैन धर्म के मतलब जैन धर्म को संरक्षण दिया करते थे, है ना, जैन धर्म को बड़ा संरक्षण दिया करते थे। और इनके शासनकाल में दो जैन धर्म के व्यक्ति रहा करते थे, पूछा जाता पेपर में, जिनसेन। पहले व्यक्ति का नाम है जिनसेन और दूसरे व्यक्ति का नाम है महावीराचार्य। क्या नाम है? महावीराचार्य, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति इनके शासन में रहा करते थे। और अगर अमोध वर्ष की और बात की जाए तो अमोध वर्ष ने एक किताब लिखी है स्वयं, उनका नाम है कविराज। क्या नाम है? कविराज, ठीक है। अब इन्होंने एक किताब लिख दी और किताब लिखने के बाद अगर इनकी ये बात की जाए कि इनके मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं, तो जबलपुर में एक जगह है, नाम है करी तलाई। क्या नाम है? करी तलाई, करी तलाई। तो करी तलाई से इनके साक्ष्य मिले हैं जो कि स्पष्ट करते हैं कि अमोध वर्ष का मध्य प्रदेश में शासन था। और यदि गोविंद थर्ड की बात की जाएगी, गोविंद थर्ड के मध्य प्रदेश में कहा साक्ष्य मिले हैं, तो मंदसौर में मिले। कहा मेरे दोस्त मिले हैं? मंदसौर में, ठीक है। तो ये हुई बात मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश के बारे में। मेरे को लगता है इतना सफिशियंट होगा, क्योंकि अब मैं और खींचूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और याद करने में भी डाटा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा।